Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching the Salim Bukhari show. This is me Fiजा रियाज. आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले तो बुखारी साहब आपसे माजरत, मैं हूँ इस्लामाबाद स्टूडियोज में और आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज में, तो ये जो इतनी दूरी है इसके लिए तो मैं ऑलरेडी आपसे माजरत कर रही हूँ। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ हल्फ बर्दारी तकरीब थी जिसमें शमूलियत इख्तियार की मैंने भी और आई विटनेस थी मैं, और जिसमें देखा मैंने कि किस तरीके से ये सारी तकरीब होती है। और ये सारी तकरीब को जब देखा तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, उस हल्फ उठाने में क्या कुछ हुआ उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर बुखारी साहब से भी इस पर तज्जिया लेंगे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस टाइम दिस इज वेरी गुड कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आगे आने वाले दिनों में पूरी एक फेडरल कैबिनेट बनेगी और फेडरल कैबिनेट जब बन जाएगी तो उसके बाद एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से अहम इश्यूज हैं जिस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं, आज मैं आपके रूबरू नहीं हूं तो आज आवाज ही हम एक दूसरे की सुन सकते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से आप पूरी जो एक जमहूरी प्रोसेस है उसको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिजा, आप फासले से दूर हैं, दिलों से दूर नहीं हैं। बकौल शायर दिल में बसती है मेरे तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। तो आपको इस तरह इस वक्त हम हवा के दोष पे जो देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि आप हमारे साथ हैं यहाँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वी आर मिसिंग यू। आई होप दैट यू विल सून जॉइन अस एंड टुमारो हम बैठ के इकट्ठे प्रोग्राम करेंगे। देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि आज मेरे ख्याल से आज सियासत की एक नई सिमत मुतय्यन हो गई है और निगरानों की सूरत में जो एस्टेब्लिशमेंट का रूल चल रहा था पाकिस्तान के ऊपर, वो अब जमहूरियत के ज़रिए मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को मुंतकिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ओमन है जिसे मेरे ख्याल से बहसियत कौम, बहसियत जर्नलिस्ट, बहसियत इंडिविजुअल हमको सेलिब्रेट करना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके करने के और बहुत सारे काम हैं, हुकूमतों ने जो है वो मुंतखब लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब इनके काम ज़रा थोड़े मुश्किल होंगे, इसलिए कि सारे अहम फैसले इन्हें खुद करने पड़ेंगे। ये फॉर एंड ऑन बिहाफ कोई फ़ैसला नहीं होगा। और इस हवाले से ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है 9 मई का जो बोझ, जो गठड़ी सर के ऊपर उठाई हुई है, उससे कैसे डील करना है। आपने देखा आज पार्लियामेंट में भी उसकी एको थी, जहाँ आप बैठ के वो देख रही थी, सेरेमनी देख रही थी ओथ टेकिंग की। वहाँ भी आपस में जो लोग कन्वर्स कर रहे थे वो सारा गुफ्तगू जो है वो इसी पैमाने के मुताबिक और इसी हवाले से हो रही थी। देखिए, सबसे बड़ा काम इस वक्त ये है कि वो जो नाराज़ एलिमेंट कह लीजिए, नाराज़ नेशनलिस्ट पार्टी कह लीजिए, नाराज़ नेशनलिस्ट लीडर कह लीजिए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना सबसे बड़ा चैलेंज है। कि इस चैलेंज को मीट करने की तरफ तो शहबाज शरीफ ने दावत दी है ना उन्हें। जी, मैं वही अर्ज करने लगा था, मुइशत के लिए दावत दी है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, इशारे तो छोड़े गए हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, खुद अपोजिशन जो इतना शोर गौगा मचा रही थी उनकी तरफ से भी इस तरह के इशारे मिले हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इस तरफ इशारा किया है। लेकिन हु विल बेल द कैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो मैं एक सजेस्ट कर देता हूँ अपनी तरफ से। देखिए 1990s में नवाज शरीफ साहब जो है वो अख्तर मैंगल साहब को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आए थे, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मेरे ख्याल से आज की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें एक शख्स का नाम नवाज शरीफ है। ही हैज़ द कैपेसिटी, द एक्सपीरियंस एंड द विजन टू ब्रिंग ऑल द पॉलिटिकल एंटिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता उनका राइट। मैं बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूँ। MQM की मिसाल दूसरी मिसाल है। आपको याद है MQM को कैसे देखा जाता था जब ये बानी के तहत होती थी, और आज वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। इसका क्रेडिट भी मेरे ख्याल से उनको ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक बात तो ये तय है। अब देखना ये है कि इसके लिए कोई एक मौसर स्ट्रैटेजी कब हमारे सामने आती है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये काम कौन कर सकता है। अब चूंकि वो खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं है इसलिए उनके पास वक्त भी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपने विजन से काम लेते हुए इसका आगाज़ कर दें। क्योंकि एक दफ़ा पहले भी ये कोशिश हुई थी, अगर आपको याद हो, जब आसिफ जरदारी साहब ने हल्फ उठाया था प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने बलोच कौम से माफ़ी मांगी थी हाथ बांध के कि जितनी भी आपकी महरूमियाँ हैं, जितनी भी आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं एज ए सदर पाकिस्तान उसके लिए माज़रत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद दूसरे कदम के तौर पर उन्होंने आगाज़ साहब यही बात है, उन्होंने उसके बाद डिलीवर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और मैं अर्ज करूँ एक कदम और उन्होंने उठाया था और वो था हकूक़ आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान। अगर आपको याद हो,
जिसके तहत फिर काफ़ी सारा सरमाया मुंतकिल हुआ था वहाँ। वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँचा कि नहीं, वो डेवलपमेंट पर खर्च हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। ये तो हो गई एक बात। और आपने कितनी बार इस इशू को हाईलाइट किया भी है। जी, हम अपने प्रोग्राम में इसकी बात करते रहते हैं। मैं चाहूंगी कि उसको हाईलाइट किया जाए कि अनवारुल्लाह काकर साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ एंड सदर आरिफ अलवी, ये तीनों आज इकट्ठे एंटर हुए हैं गेट से और जाके ऊपर जब सेरेमनी स्टार्ट हुई और बैठे हैं। लेकिन हैंडशेक सेरेमनी नहीं हुई कि एक गेस्चर होता है कि जब हल्फ उठाने के बाद दोनों को मुसाफा करना चाहिए था, वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। वी वर एक्सपेक्टिंग, देखिए वो बहुत एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो एक मिसाल है ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते 5 साल तक मौसूफ सदर रहे हैं। उस दौरान तो उन्होंने कोई जेस्चर दिखाया नहीं है। तो अब आप कैसे तवक्को कर रहे थे उनसे कि वो जाते जाते कोई जेस्चर दिखाएंगे? वो तो इसी बात से शायद डरे हुए हैं कि जो मैंने ओथ ले लिया है, आपको पता है ना, पहले तो इससे इनकार करते रहे हैं ना वो। उन्होंने तो वजीर आजम से भी ओथ लेने से इनकार कर दिया था पीडीएम की जब लास्ट टाइम भी नहीं लिया था जी। तो इसलिए वो इतना ही कर गए हैं। मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी है, गंद नहीं डाल के गए ना। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि आप गंद ना करें। कोई गंद नहीं हुआ तो इसलिए सेरेमनी जो है अच्छे तरीके से हो गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, ये सब ने नोटिस किया कि वो जिस किस्म का के इमोशंस डेमोस्ट्रेट करने चाहिए थे, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। और आपने बिल्कुल सही तरीके से ऑब्जर्व किया है। जी, मैंने जैसा कहा कि चलते हैं ज़रा पार्लियामेंट में कल की तकरीरें जो हैं वो बहुत अहम थी। अगर आपको याद हो, जी बिल्कुल जी, जिस तरीके से अपने उमर अयूब साहब ने, जो अपने आप को बहुत सीजन पॉलिटिशियन कहते हैं, मुंतखब होके आए हैं, पहले भी मुंतखब होके आए हैं। इनकी एक लेगेसी भी है पूरी। इनके वालिद गौहर अयूब साहब जो थे वो भी स्पीकर रहे हैं नेशनल असम्बली के, अगर आपको याद हो, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं वो। उनके भी वालिद साहब जनरल अयूब खान साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। वो सारी हिस्ट्री जो है लोगों के सामने होती है जब इनकी बात आती है। तो आज भी जो तकरीरें हुई हैं उसमें हॉस्टिलिटी बहुत वाज़ेह थी, और वो हॉस्टिलिटी जो है वो अनफाउंडेड है। क्यों अनफाउंडेड है, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आज उन्होंने ये कहा कि शर्म आनी चाहिए इनको, ये जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए हैं, कि कौम की माएँ और बहनें जो हैं वो जेलों में गई हैं और किसी ने मुजम्मत तक का एक लफ्ज़ जो है अदा नहीं किया। वेरी गुड। पहली बात तो ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये 9 मई के हवाले से क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस हैं, उनके ऊपर चार्ज है, एलिगेशंस हैं। दूसरी बात ये है कि भाई साहब, जब आप हुकूमत में थे और मरियम नवाज़ को और फलियार तालपुर को जेल में रात को 1 बजे रमज़ान के महीने में लेके गए थे, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया था, कोई लफ्ज़ मुजम्मत का आपको याद हो? अगर मुझे तो याद नहीं आ रहा है कोई याद आपको? वो भी तो किसी की माएँ थी, वो भी तो किसी कराची में दरवाजे तोड़ दिए गए थे जहां पर मरियम नवाज स्टे कर रही थी। तो इसलिए इनको ये बात करते हुए कम से कम अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। ये बात हो गई जनाब। दूसरी बात ये है कि जनाब आज की जो कजबैसी हुई वहाँ पर, जिस तरीके से अपोजिशन बेंचेस ने लिबर्टी लेने की कोशिश की, वो हमने देखा कि स्पीकर साहब जो हैं वो भी उस पर उलझे हुए थे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब भी बहुत उलझे हुए थे। देखिए, अगर तो आप ये तय करके बैठेंगे कि हमने ये निज़ाम चलने नहीं देना है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि निज़ाम ये चले, क्योंकि अभी तक जो है वो आप एक नहीं 2 कश्तियों में सवार हैं। आप ये कहते हैं कि ये तो असम्बलियाँ इलीगल हैं, आप ये कहते हैं ये जो ओथ उठाया गया ये इलीगल है, गैर आईनी है। आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन, ये सब जो है वो इलीगल है। तो आप छनकना बजा रहे हैं वहाँ बैठ के, कर क्या रहे हैं आप निकल जाए इन असम्बलियों से, कहेंगे जनाब हम तो मानते नहीं है इसको, तो फिर लेने क्यों आए हैं? और अगर आके हिस्सा बनने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं इस अमल को कतन भी नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा हूँ, बहुत अच्छा अमल है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, क्योंकि उसी से रास्ते निकलते हैं। रास्ते सड़कों के ऊपर बैठ के और मुजाहरों से नहीं निकलेंगे। और मैं इस हवाले से भी बहुत पुरानी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आप खुद क्या करते रहे हैं। आप कहते हैं कि जनाब फलां 30 साल से, फलां 35 साल से हुकूमत में था, तो आप भी तो KPK में एक दहाई से ज़्यादा से हुकूमत में हैं। क्या वहाँ पर दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं? क्या वहाँ मिनिमम सैलरी जो है वो 70,000 हो गई है? क्या वहाँ बिजली के 300 यूनिट फ्री मिलने शुरू हो गए हैं? काहे पर अतरा रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखिए। और दूसरी बात, पॉलिटिकल प्रोसेस का ही ये हुस्न है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 9 मई के हवाले से 9 मुकदमात हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। बना है नहीं बना है जी, और आपको क्या गुंजाइश चाहिए?
और आप इससे ज़्यादा किस चीज़ के मुतमन्नी हैं या आपकी ख्वाहिश क्या है। देखिए आप लेकिन वो फिर पीटीआई वाले ये कहते हैं ना, जब शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो ओथ उठा रहे थे, हल्फ ले रहे थे, जब लास्ट पीडीएम वाले टाइम पर, वो फिर इसको इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। देखिए एक बात तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं और नाजरीन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि उनके जो केसेस थे उनके खिलाफ वाइट कॉलर क्राइम्स के, करप्शंस के, उनमें और 9 मई के मुकदमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉर गॉड सेक हमें भी नहीं इन दोनों को मिलाना चाहिए और किसी को मिलाने भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप इसी असम्बली में बैठ के कहते हैं कि हमारी 80 सीटें हमें वापस करो, वेरी गुड, लेकिन आपने इंतखाबी उज़्ज़दारियां जो है वो सिर्फ 22 सीटों पर की हैं। तो हम आपके किस बयान को माने? एक साहब कहते हैं हमारी 225 सीटें हैं असेंबली में, एक इनके वकील हैं बाबर अवान साहब, वो कहते हैं हमारी 200 सीटें हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी 180 हैं, कोई कहता है 186 हैं। वो किसकी बात माने हम? कोई आपस में तो एक का कर लें, फॉर गॉड सेक एक बात तो करें ताकि हम किसी बात को समझ सकें आपकी। तो एनीवे हैविंग सेड दैट, आगे आ जाइए जनाब। एक तासुर ये देने बुखारी की साहब आगे तो आएंगे, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब पॉलिसी है क्या सुन्नी इत्तेहाद वालों की? ना खेलना है ना खेलने देना है। अब ये पीटीआई वाली लेगेसी लेकर चलनी है या फिर सुन्नी इत्तेहाद की अपनी लेगेसी है जो लेकर अब ये इंडिपेंडेंट जो इसमें शामिल हुए हैं वो लेकर चलेंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अभी तक तो ये पीटीआई की लेगेसी लेकर नेशनल असेंबली में चल रहे हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो पार्लियामेंट में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी स्पीच के हवाले से, और इसके अलावा ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, अब ये बन तो गई है लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इस नई बनने वाली हुकूमत को कौन से अहम चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ेंगे इस मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि पहले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि पीटीआई के टाइम से इंटरनेशनली भी बहुत से चैलेंजेस हैं और उसके बाद इंटरनली भी हमें बहुत से चैलेंजेस हैं। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो कि शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ की पूरी कैबिनेट को फेस करने पड़ेंगे? महंगाई तो एक है ही मसला सबसे बड़ा। देखिए मेरे ख्याल से पहले चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, फिर बिलावल साहब के ऊपर बाद में आ जाते हैं। देखिए 4 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। एक तो माशी चैलेंज है जो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो कोई और चैलेंज है ही नहीं। दूसरा है सियासी, हाँ एब्सोल्युटली, हाँ, कि अब सियासत जो है उसको कैसे चलाना है, कैसे डील करना है, क्या माहौल बनाना है, क्या टॉलरेंस लेवल जो है उसको बढ़ाना होगा। जैसे कहा जाता है कि सबको साथ लेके चलेंगे, वो सिर्फ इसी सूरत में है कि आप एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर खारजी चैलेंज है, यानी जो फॉरेन रिलेशंस हैं जिनका साबका हुकूमतें बेड़ा गर्क कर गई थी। अब मैं एक हुकूमत को सिंगल आउट जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, वरना जिसके दौर में हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो दोस्त ममालिक जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते थे, चाहे वो चीन था, चाहे वो सऊदी अरेबिया था, चाहे वो यूएई था, वो सब जो है ऑलमोस्ट कुट्टी कर गए थे। आप कुट्टी को डिप्लोमेटिकली ज़रा खुद ही फैला लें। और सबसे बड़ा चैलेंज अब उनको जो दूसरा इनसाइड द पार्लियामेंट है और आउटसाइड द पार्लियामेंट, वो है ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। देखिए यही काम अगर महात्मा खान साहब ने उस वक्त किया होता जब उनको अदम एतमाद पे निकाल दिया गया था, तो उनके साथ 155 एमएनए थे। अगर ये उस वक्त बैठ के भागने की बजाय, असम्बलियाँ तोड़ने की बजाय, 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की बजाय पार्लियामेंट में मौजूद रहते तो नाक में दम कर दिया होता इन्होंने, और हुकूमत जो है उसको मजबूर कर देते सही फैसले करने पर। लेकिन ना इन्होंने उस वक्त किया है और ना मुझे दिखाई देता है कि ये अब करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये तो हो गया वो चैलेंजेस जिसको उन्हें डील करना है। बस एक प्लस पॉइंट ये है, लेकिन अप फ्रंट क्या शहबाज शरीफ, बुखारी साहब, ये तो चैलेंजेस आपने, एब्सोल्युटली चैलेंजेस तो यही हैं, ये क्वालिटीज इनमें है कि ये मैनेज कर सकेंगे शहबाज। मैं आपको अर्ज करूं, मैं वही कहने वाला था कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो एक शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है वो मुल्क से बाहर था। यहाँ जो इवेंट हो रहे थे उसके ऊपर उनकी मुकम्मल गिरफ्त नहीं थी। अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ही हैज़ द विजन, ही हैज़ द एक्सपीरियंस, ही हैज़ द टॉलरेंस कि वो अपने मुखालिफ के साथ बैठ के बात करने को तरजीह देते हैं। और जैसा मैंने पहले इब्तदाइया में कहा कि ही इज़ द मैन जो इन सारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी इकट्ठा कर सकता है, और वो जो इख्तलाफ राय रखते हैं जिनको हम नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं या हम उनको एक और गाली देते हैं कि जी ये अलहदगी पसंद है, उन सबको इकट्ठा करने की कैपेसिटी अगर किसी आदमी में है पॉलिटिकली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो उनकी मुकम्मल हदायत और मुशावरत जो है वो चूंकि उनको हासिल होगी, लिहाजा ये तवक्को की जा सकती है। लेकिन जरदारी साहब के साथ ये सिंक कर सकेंगे दोनों? जी मैं अर्ज करूं आपसे
कि ये लिंक पिन जो है वो इसमें भी वही बनेंगे। पीडीएम के दौर में लिंक पिन का नाम था मौलाना फजल रहमान, वो अब नहीं है, उसकी जगह अब नवाज हाँ शरीफ जी। साहब आ जाएंगे तो हम बेहतर सूरत हाल की तवक्को रख सकते हैं। आज ये जनाब पार्लियामेंट की तरफ फिर पलट के चलते हैं, क्योंकि सारा फोकस आज जो है एक्टिविटी का वो वहीं पर था। देखिए, दो लीडरों ने खड़े होकर अपनी तकरीरों में पंगा करने की कोशिश की जिस पीपल्स पार्टी के साथ। उनमें असद कैसर साहब हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उससे पहले कल की तकरीर में जनाब उमर अयूब साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो आज जब वो तकरीर कर रहे थे और उनकी तकरीर को बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उनको एक रंग दिखाया, कह लें आप, या यूं समझ लें कि एक मज़ा सिर्फ चखाया है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो हम आपसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। दो तीन बातें उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि भुट्टो नाम के साथ लगा लेने से तो कोई भुट्टो नहीं हो जाता। आई विश कि उन्होंने ये तब कहा होता जब बिलावल जो है वो हाउस के अंदर थे, ताकि उनको तुर्की ब तुर्की जवाब मिलता। और मुझे उम्मीद है कि वो छोड़ेंगे नहीं, इसका जवाब ज़रूर देंगे, चाहे आज दें या कल दें। तीसरी बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि ये अपोजिशन जो है ये अब ऑफ द कफ रिमार्क्स भी दे रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ख़ास तौर से जरदारी साहब के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के ऊपर जो कुछ उस तरफ से कहा गया वो अनकॉल्ड फॉर था, अनप्रेसिडेंटेड था। तो ज़रा जवाब गदर सुनिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी, नंबर वन। यानी ही वॉज एब्सोल्युटली एंग्री एंड हॉस्टाइल। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप हमें ये सबक ना पढ़ाएं जमहूरियत का, ये हम आपसे बेहतर पढ़े हुए हैं। और वो फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ साथ जमहूरियत का एहतराम इन कार्टूनों को भी करना पड़ेगा। ये दोनों रिमार्क्स मेरे ख्याल से स्पीकर साहब ने हदफ करा दिए हैं। लेकिन इसमें जो बड़ेपन की बात है जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए वो ये कि बिलावल साहब खुद खड़े हुए और उन्होंने चेयरमैन से उनके हदफ करने से पहले ये कहा कि मैंने जो कुछ कहा है इसको आप हदफ कर दीजिए, मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसके लिए बहुत बड़ा कद और बहुत बड़ी सियासी बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। काश लोग इससे सीखें। अब आ जाए जनाब साइफर। ये साइफर जो है कितना सेंसिटिव और कितना खौफनाक काम है। इसके बारे में महात्मा साहब जो हैं कोई 4-1 दफ़ा बैक एंड फोर्थ हो चुके हैं, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। मैं जल्दी जल्दी आपको याद दिलाता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि एक सुपर पावर ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की है, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये साजिश तो यहाँ पर तख्लीक की गई थी, लोकल थी ये। फिर उन्होंने किसी को मीर जाफ़र कहा, किसी को मीर सादक कहा, आपके सामने है। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि जनाब ये द साइफर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ ऑन माई बैक, और फर्म्स हायर कर ली कि जाके अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक कराएं। फिर आपको याद होगा कि पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है इन डिप्लोमेट्स के घरों के ऊपर जाके उनसे मुलाकातें करती रही। तो ये चौथी पोजीशन थी। पांचवी पोजीशन ये थी कि ओहो मुझे तो अब पता चला है मेरी तो हुकूमत गिराई है मोहसिन नकवी ने। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर खत्म हुआ था, इस रफ्तार से बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे तो फिर आपकी बात को कौन मानेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जो साइफर पर बात कर सकता है उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने आज पार्लियामेंट में ये कहा भी कि मैं चूंकि फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं और मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, मुझे आप सबसे बेहतर पता है साइफर की स्टोरी का। फिर उन्होंने 2 पैरेलल ड्रॉ किए जो मैं समझता हूं कि वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हिम। पहला उन्होंने कहा कि क्या आपको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं दुनिया की सुपर पावर के द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी ले गए थे कागज़ कुछ अपने साथ घर पे। फिर आपने देखा कि एजेंसियों ने उनके घर रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए और मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं। क्या ये एक ब्लैटेंट हकीकत है या नहीं है? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि जी ये आप उन्होंने खुद भी कहा और उनके लोगों ने भी कहा कि जी जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर थोड़ी होता है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है। उनसे पूछे कहाँ है वो साइफर। तो उन्होंने याद दिलाया कि किबला आपके महात्मा खान साहब ने टीवी इंटरव्यू में ये कहा था, और जहाँ तक मुझे याद है वो एक जलसे में भी फरमाया था कि मेरे पास था वो, लेकिन वो गुम गया। अब इससे बड़ा कन्फेशन क्या हो सकता है? अब आ जाए जनाब असद कैसर साहब जो कहते हैं कि साइफर तो कुछ था ही नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब भी कहते हैं साइफर तो कुछ था ही नहीं। ओ भाई मेरे, साइफर के अंदर क्या था? सजा खान साहब को उसकी नहीं मिली है, सजा उन्हें मिली है एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को गायब करने की, खो देने की,
जो उनके खो देने वाले इंटरव्यू से अगले ही दिन एक इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर छप भी गया पूरा टेक्स्ट उसका। फिर अपने बिलावल ने उन्हें बताया कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। जब एक साइफर की कॉपी दूसरों के हत्थे चढ़ जाती है तो दुश्मन आपके कोड्स डिकोड कर सकता है, उसको पता चल जाता है कि कैसे इसको डिकोड करना है, तो ये बहुत वल्नरेबल सूरत हाल हो जाती है। लिहाजा जनाब अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिस प्रेमिसेस पर नाच रहे हैं, जिस पर ये कहते हैं कि जनाब ये तो कोई केस ही नहीं है, दिस इज नथिंग, तो ये नथिंग जो है वो चूंकि अब गले पड़ गया हुआ है, तो लिहाजा देखते हैं अब इससे उनकी जान कैसे छूटती है। ये हो गया जनाब। अब आजा जनाब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 मई जो है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो इन्होंने खुद कराया था, ये तो खुद ही हो गया था। मतलब ये सारे केसेस जो उन पर बने हुए हैं ये सब कुछ थे ही नहीं। देखिए पहली बात तो ये है हुकूमत में थे और इन पर तब बहुत सॉलिड केसेस थे। करेक्ट। देखिए सूरत हाल चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है। सूरत हाल ये है कि जिनके खिलाफ जाली मुकदमात बने हैं, हम आवाज बुलंद कर रहे हैं यहां से कि वो फौरी तौर पर खत्म होने चाहिए, उनको फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। लेकिन जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, जिनके खिलाफ वीडियोस मौजूद हैं, जिसके खिलाफ उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, उनके साथ रियायत भी कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौम अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हुई है। देखिए कौम अफोर्ड नहीं कर सकती 9 मई का रिपीट, ना ही दुनिया में कोई भी कौम बर्दाश्त कर सकती है कि इसके वाकयात बार बार हों। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते तो उस एयरबेस का क्या बनता जहां वो पेट्रोल बम लेके गुजर रहे थे। आप देख लीजिए जहां फौज के सीनियर जनरलों की वर्दियां लाठियों पर टांग दी गई हों, तो क्या था जो वो नहीं करना चाहते थे। वो तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि नहीं हो पाया उनसे। हैविंग सेड दैट, राना सनाउल्लाह ने अपने एक इंटरव्यू में कल ही कहा है, शायद कल शाम को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए जनाब हमारा भी प्रेमिसेस यही है कि जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। और यही बात बिलावल भुट्टो ने भी कही है, यही बात कल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने यानी स्पीच में भी कही, और उसके बाद जो उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की उसमें भी कही। हम रिपीट करके दोहरा रहे हैं इस बात को कि जिनका कोई कसूर नहीं है, चाहे वो खवातीन है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, उन सब, और चाहे वो खवातीन है, उन सबको फिलफौर रिहा करने से अगर आप इब्तिदा कर दें प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। वाह वाह करवाने का ये मौका हाथ से ना जाने दें। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन वही बात कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं तो फिर उनको भी छूट नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको भी अरेस्ट होना चाहिए अगर प्रूफ है। अगर तो जो जिनके पास कोई सबूत नहीं है, जो बेगुनाह है, आपकी बात को ही सेकंड करते हैं कि उनको फिर रिलीज कर देना चाहिए। हम अपने प्रोग्राम में बार बार बुखारी साहब मैं एक ही सवाल करती थी रिजर्व सीट्स के हवाले से कि अब ये रिजर्व सीट्स मिलनी है सुन्नी इत्तेहाद वालों को नहीं, तो उस पर तो एक डिसीजन आ गया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले को? देखिए इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है ये कोई अचंभे की बात नहीं है, या ये कोई यानी हिला देने वाला फैसला नहीं है। इसलिए कि अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये कह दिया था कि आपने लिख के हमें दिया हुआ है कि चूँकि आपने ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया नेशनल असम्बली का, आपका कोई बंदा इलेक्ट नहीं हुआ है, लिहाजा आपने लिख के दिया कि हमें ये सीटें नहीं चाहिए। उसमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी थी और उसमें ये मखसूस नशिस्तें जो होती हैं वो भी थी। जब आपने इसरार किया कि जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया, तो फिर उन्होंने आपको आपके ख़त की कॉपी भी दे दी थी, अगर आपको याद हो। लेटर दिया। ठीक हो गया जी, लेटर दे दिया। उसके बाद फैसला यही आना था कि उनको ये सीटें नहीं मिल सकती, इसलिए कि अब सुन्नी इत्तेहाद ना तो सुन्नी इत्तेहाद रहा है, ना ही महात्मा खान साहब की पार्टी उनकी पार्टी रही है। एक अजीब सा मगलूबा बन गया जिसको सुन्नी इत्तेहाद कह के आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। हैविंग सेड दैट, अब उनको लास्ट वीक की बात है, मैंने आपसे एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था कि सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स मिलेंगी नहीं, तो इफ आई मे रिकॉल योर एग्जैक्ट वर्ड्स, तो आपने कहा था अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करें तो उन्हें ये सीट्स नहीं मिलेंगी। आई थिंक फिर हाँ वही हुआ मेरे ख्याल से, और ऐसा ही होना था। तो मेरे लिए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अब ये अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जी, मैं उस पर आता हूँ। एक जुमला और अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं कह दूँ उस हवाले से कि वो जो अब ख्वाब देखा जा रहा था कि शायद हमारी 125, 130 या शायद 140 सीटें हो जाएंगी, अब उनको अपने साइज़ का पता चल गया है कि अलावा इसके कि बाई इलेक्शंस वो जीत जाएँ, अलावा इसके कि सेनेट के कोई मेंबर उनके मुंतखब हो जाएं, अब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो प्रिसाइसली क्लियर हो गई है। पंजाब में क्या है, KPK में क्या है,
नेशनल असेंबली में क्या है और सेनेट में क्या है। लिहाजा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें जरदारी साहब का जीत जाना जो है ये भी कोई अचंभे की बात नहीं होगी, इसलिए कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में जितने वोट उन्हें पड़े हैं और जितने जितने वोट नून लीग के पंजाब में, पीपल्स पार्टी के सिंध में और नेशनल असेंबली और सेनेट में हैं, तो कोई दो राय नहीं हो सकती इसके बारे में कि वो इलेक्शन जीत नहीं जाएंगे। हम एडवांस उनको मुबारकबाद तो इसलिए नहीं दे सकते कि जब तक इलेक्शन कमीशन या नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट अनाउंस न कर दे हम उस वक्त तक ये ऐसे जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि अकबर एस बाबर दो चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। एक फॉरेन फंडिंग के पीछे, आपको याद है वो एक तनहा था पहले, अब तो खैर उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो सारे लोग जो नाराज़ हैं पीटीआई से या पीटीआई की लीडरशिप के रवैये से, वो सारे अब उसके पीछे खड़े दिखाई देते हैं जिनका ताल्लुक ओरिजिनल पीटीआई से है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इन्होंने इलेक्शन कराया, फिर इसमें चूँकि हमें मौका नहीं मिला, ना हमें इन्होंने बताया है, ना इन्होंने हमें पेपर्स दिए हैं, हमने चूँकि कंटेस्ट नहीं किया, तो हम इसको फिर एक दफ़ा चैलेंज करेंगे। और अगर ये चैलेंज होता है तो क्या सूरत हाल बनेगी, उसके ऊपर मेरे ख्याल से अभी से हम एडवांस कोई बात ना करें तो बेहतर है। एक और बात जो रह गई हमसे करनी, हमें पहले ही सेगमेंट में कर लेनी चाहिए थी, वो था कि बिलावल साहब ने अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, उसमें भी ये कहा था कि 18 के करीब ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, जो एक फजूल खर्चा है। उन्होंने अपनी न सिर्फ ये बात दोहराई है बल्कि इसको अब पजीराई भी मिल रही है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये मुतालबा कर दिया है कि जनाब आप में इसमें से कुछ तो यानी डिवैल्यू करके और वापस भेजे सूबों के पास, और कुछ को आप ख़त्म करने का ऐलान कर दें। उन्होंने एक मज़े की बात ये कही कि इससे जितना सरमाया बचेगा उससे पीआईए जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फिर से नए सिरे से असर नौ उसकी तंजीम करके उसको एक कामयाब कॉरपोरेशन बनाया जा सकता है। अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वो बाकायदा फिगर पढ़ रहे थे, उन्होंने बाकायदा हवा में बात नहीं की, उन्होंने बाकायदा फिगर पढ़े हैं और फिगर्स बताए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात में इतना वजन है, इतनी कैलकुलेटेड मूव है वो, तो फिर इस बात को मान लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अच्छी बात, बेहतर बात, मुल्क के मुफाद में बात कहीं से भी आए, उसके ऊपर अमल दरामद फौरी तौर पे करना चाहिए। जी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात नहीं करनी और थोड़ी सी आई थिंक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए दैट वुड बी ग्रेट कि जरदारी साहब इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। यस, वो हो जाएगा, इसलिए कि ये जो अब बात हो रही है, अचकज़ई साहब जो है वो उम्मीदवार थे, उन्होंने उम्मीदवार बनने से एक दिन पहले जो तकरीर की थी, उसके बाद उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाना सबकी समझ में आता है। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि कोई भी मुल्क इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए कि सियासी जमातों के जो फैसले, जो सियासी जमातों के फैसले होते हैं, किल्लत है चूंकि बिल्कुल ठीक हो गया। आई थिंक जितना हम सम अप कर सकते थे, बहुत कुछ है करने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आज का प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।